So, in the last class, we studied microscope, and today we will be studying telescope. What is the difference between microscope and telescope? टेलीस्कोप से बड़े ऑब्जेक्ट देखा जाता है जो दूर होते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप से छोटे ऑब्जेक्ट देखते हैं और टेलीस्कोप से बड़े ऑब्जेक्ट देखते हैं। एक करके हाँ, तो माइक्रोस्कोप से बड़े ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, है ना। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोटी चीज़ को बड़ा कर देना। और टेलीस्कोप का काम क्या है? बड़ी की चीज़ों को छोटा कर देना। नहीं, टेलीस्कोप डज नॉट चेंज द एक्चुअली साइज, है ना। साइज ऐसे तो करता है, चेंज करता है, बड़ी चीज़ को छोटा करता है, लेकिन हम छोटी चीज़ को कैसे देखेंगे फिर? क्योंकि टेलीस्कोप बड़ी चीज़ को छोटा करता है और फिर छोटी चीज़ को फिर बड़ा कर देता है ताकि हम उसको देख सकें। कैसे? पढ़ेंगे, है ना। ले लो, चलो सब अपना नाम लिखो। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीज़ विच सब्सटेंस अ वेरी स्मॉल एंगल इन आवर आई, उसको इतना बड़ा कर देते हैं, है ना। इट हैज़ अ रियल मैग्निफिकेशन, इट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट। बट टेलीस्कोप क्या करता है? दूर की चीज़, बहुत दूर की चीज़, अब दूर में है तो वो छोटी दिख रही है, उसको पास लाने का काम करता है। क्या काम करता है वो? पास से देख ले, हम दूर की चीज़ को हम पास से देख लें। सो द डेफिनेशन ऑफ टेलीस्कोप इज अ टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की चीज़ को साफ साफ देखने में मदद करता है ना। दूर की चीज़ को बड़ा नहीं करता वो काम, उसका बड़ा करना नहीं है, उसको इतना पास ले आता है ताकि हम उसको साफ साफ देख सकें। पीछे दो, सबका हो गया? वो देखे हो तो दीदी को। सबका तो नहीं हुआ है, कितने नाम लिखे हैं? अच्छा, तो इज दिस क्लियर द डिफरेंस बिटवीन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप? है ना, वो दूर की चीज़ को देखने में मदद करता है, साफ साफ देख सके, है ना। तो दो टाइप के टेलीस्कोप हमारे कोर्स में हैं। एक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी क्या होता है? जिस टेलीस्कोप को यूज़ करके हम चांद तारे देखें, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। हाँ, वो रिफ्रैक्टिंग टाइप भी हो सकता है और रिफ्लेक्टिंग टाइप भी हो सकता है। रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या है? उसमें यूज करेंगे लेंस। रिफ्रैक्ट किस में होगा? लेंस में होगा ना, है ना। तो उसमें क्या यूज करेंगे? लेंस। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या यूज करेंगे? प्लेन मिरर यूज करेंगे। वो कैसा मिरर होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। बाइनोक्यूलर इज अ स्पेशल केस ऑफ टेलीस्कोप। हाँ, स्पेशल केस ऑफ टेलीस्कोप। उसके अंदर प्रिज्म होता है, TIR वाला काम होता है उसमें। लेकिन वो क्या है कि टेलीस्कोप हम एक वन आई से देखते हैं, बाइनोक्यूलर्स में हम दोनों आई यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो बाइनोक्यूलर्स अभी आपके कोर्स में नहीं, उसमें मत जाइए, ठीक है। सब इसमें देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले माइक्रोस्कोप जब डिस्कस किया था तो बोला था कि इस केस में क्या होता है, माइक्रोस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ और अपर्चर छोटा होता है, और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो बड़ा होता है। इससे अगर हम कंपेयर करें तो टेलीस्कोप में इसके ठीक उल्टा होता है। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है और अपर्चर भी बड़ा होता है। क्यों?
हाँ ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है तो सब जितना भी है ना उस सब ना इतने ज़्यादा मात्रा में कंसर्व करेगा ना कि मतलब रेस को हाँ हम लोग को पास दिखेगा, मतलब क्लियरिटी से और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नहीं, आधा तो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, स्टार है, तो एकदम डिम है, उससे आँख में कितनी रोशनी आ रही है, बहुत कम आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी कलेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाइट लेना है, तो क्या करेंगे, लेंस को बढ़ाओ, है ना, उसका अपर्चर बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइट कलेक्ट करेगा, है ना, फोकल लेंथ बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो आपके उसमें लाएगा, फोकस में लाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका फोकल लेंथ और अपर्चर बढ़ाने का मतलब ये है कि वी हैव टू कलेक्ट लॉट्स ऑफ लाइट। तो अगर बहुत क्योंकि उसके बाद में तो वो फिर जो हम हमारे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो उसके रिलेशन में कम ही लाइट आएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेंगे उतना ब्राइट इमेज बनेगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में जल्दी से पढ़ देता हूँ। अच्छा, कौन से टाइप का लेंस यूज़ करते हैं इसमें, कॉनकेव, कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स ही यूज़ करेंगे, है ना। टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, कैसे लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेस माउंटेड कोएक्सियली, यानी उसका एक्सिस एक ही लाइन में होता है, और एक ट्यूब के अंदर रखते हैं उसको, एक साइड में ऑब्जेक्टिव, दूसरे साइड में आईपीस। और ट्यूब कैसा, एडजस्टिंग ट्यूब, उसको आगे पीछे किया जा सकता है, ऐसा फिक्स नहीं होता है। टेलीस्कोप कभी फिक्स होता है क्या? हैं? मैं तो ला के दिखाया था तुम लोग को। अच्छा, तुम नहीं थे उस समय, 10th क्लास में जब तो थे, तो मेरे पास में है टेलीस्कोप, ले आऊँगा फिर से, आप लोग देख लेना और टेलीस्कोप कैसा होता है। सो objective is it consists of 2 converging lens mounted coaxially at the outer ends of the 2 sliding tubes। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। Objective, it is a convex lens of large focal length and a much larger aperture. It faces the distant object. In order to form bright images of the distant objects, the aperture of the objective is taken large so that it can gather sufficient light from the distant object। ये चीज़ मैंने समझाया था, पढ़ दिया। आईपीस जो है, इसका फोकल लेंथ छोटा होगा, एकदम छोटा नहीं होगा, इसके कंपेयर में, ऑब्जेक्टिव के कंपेयर में छोटा होगा, है ना। तो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। इट फेसेस द आई। द अपर्चर ऑफ द आईपीस इज टेकन स्मॉल सो दैट द होल लाइट ऑफ द टेलीस्कोप में एंटर द आई फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अब थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे विजुअल एंगल का। व्हाट इज विजुअल एंगल? मैंने आप थोड़ी देर पहले पूछा था। माइक्रोस्कोप के केस में हम जब पढ़े थे कि विजुअल एंगल क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन योर आई, है ना। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी, है ना। यहाँ आपकी आँख है, ये लेंस है। तो ये हो गया, मैं बोलता हूँ थीटा, तो दिस इज द विजुअल एंगल। कोई ऑब्जेक्ट छोटा है या दूर है तो विजुअल एंगल छोटा रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट छोटा है या यही ऑब्जेक्ट दूर है तो ये विजुअल एंगल कैसा रहेगा? छोटा रहेगा, तभी से छोटा सा दिखेगा। मैं दोनों चीज़ को मिला दिया हूँ, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। यही साइज का ऑब्जेक्ट अगर इसको मैंने दूर रख दिया, देख लो, ठीक है। अब इसका विजुअल एंगल सीधी नहीं बन रही है, तुम लोग देख लेना, अपने स्केल से यूज करोगे
तो ये θ2 θ1। इज दिस क्लियर? है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है या वही ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारे आंख में विजुअल एंगल जो है छोटा बनेगा और हमको बहुत कम दिखेगा। और कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है या फिर पास है, समझ में है? यही ऑब्जेक्ट को अरे भाई तू अपने किताब को वहां से देख रहा है तो धुंधला दिख रहा है, फिर क्या करोगे? पास में जाके देखोगे साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? या तो उस ऑब्जेक्ट को मैंने बड़ा कर दिया या फिर अपने पास ले आए। कितने पास? डी तक। कितने पास? डी तक। डी तक तो साफ दिखेगा, उससे और पास लाओगे तो साफ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल ये बन गया θ3, ये θ1 से बड़ा है, θ2 से भी बड़ा है ना? या ये वाला θ4 इससे भी बड़ा है। तो हम जब माइक्रोस्कोप में वो मैग्नीफिकेशन की बात करते थे तो क्या करते थे? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन इन माइक्रोस्कोप? इट इज द एंगल, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज kept at D divided by the visual angle subtended by the object kept at D, है ना? क्योंकि वो D को हम कांस्टेंट कर दिए थे, ऐसा वाला, है ना? तो क्या हुआ था इस केस में? अगर मैं सब हटा देता हूं, है ना? तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी, इसको लेते हैं अल्फा, एंड इमेज एट डी इसको लेते हैं बीटा। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और ये है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, दिस इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये माइक्रोस्कोप का फंडा था। टेलीस्कोप में कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पास है तो उसको ना वहां तक लेके जाते हैं ना, डी तक, तो उसको डी तक लाएंगे ऑब्जेक्ट को। वो जो दूर है चांद को देखना है, चांद ऑब्जेक्ट है ना, तो हम लोग जाएंगे चांद को उठा के लाएंगे डी तक। यही तो प्रॉब्लम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यही एक्सप्लेन करने का मतलब यही है। माइक्रोस्कोप में तो इजी था, ले जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वहाँ तक एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। वो चांद तो ऑलरेडी इतना दूर है, उसको मैं डी तक कैसे लाऊं? हैं? फोकल लेंथ को क्या करते हैं? इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप से नहीं देखते, सीधे देखने की कोशिश करते हैं। सीधे अब चांद को देखो ना, तो एक विजुअल एंगल बताएगा ना वो तुमको, वो अल्फा है। समझ में आया? और वो चलो चांद को मैं सीधे देखूं या टेलीस्कोप से देखूं, अल्फा चेंज नहीं होगा। टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव से देखूं या सीधे देखूं, अल्फा चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैं तो, मेरा और टेलीस्कोप का लेंस कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा? 1 मीटर मैक्सिमम। इतना लंबा होगा ना, 1 मीटर, आधा मीटर भी नहीं होता है, आधा मीटर 1 मीटर, कई लोग छोटा छोटा, इतना ही होगा। और यहाँ से चांद का डिस्टेंस कितना है? उसके रिस्पेक्ट में ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है, एकदम माइन्यूट है, तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आया? तो हमारे जो चांद भाई साहब हैं वो है बहुत दूर। चांद कहाँ है? बहुत दूर। और ये जो आंख है इसको मैं सीधे ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। है ना? तो हमारा जो पहला जो है लेंस है वो रिलेटिवली बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसके पहले नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इसको बोलूँगा O। ठीक है,
और इसका जो फोकल लेंथ है FO, फोकल लेंथ FO है ना, तो ये उधर भी इतना ही होगा लगभग FO डैश। ठीक, नाउ जब इन्फिनिटी से सपोज में यहाँ पे मून है ना, क्या है, मून है, यहाँ से लाइट आएगी लेंस में, अगर इन्फिनिटी से लाइट आती है तो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, पैरेलल बीम्स आर कमिंग। कैसा कर रहे हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं। अब वो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती हैं और दे विल कम एट एन एंगल ऑल्सो, ये पैरेलल भी आ सकती हैं, तो वो पैराक्सियल रेज हो गई है ना, लेकिन वो एंगल में भी आ सकती हैं। तो हम बोलेंगे कि भैया एक दो पैरेलल रेज क्या आ रही हैं, एंगल में आ रही है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ये जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो पैरेलल एक दूसरे से हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं है। वो कितना एंगल बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, अल्फा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कितना एंगल बना रहे हैं वो, अल्फा। तो मैं यहां से ये पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा। तो ये अल्फा यहाँ बने या मेरे आईपीस के पास बने, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये पास होगी, कहाँ से पास होगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और एक रे फोकस से। थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे F को ज़्यादा दूर कर दिया मैंने। अच्छा, अगर ये पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकल प्लेन में। कहाँ बनेगा इमेज, फोकल प्लेन में। ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती, पैराक्सियल रेज होती, तो इमेज कहाँ बनता, फोकस में। इमेज कहाँ बनता, फोकस में। बट ये एंगल, दे आर मेकिंग सर्टेन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका जो फोकल, ये फोकस है सपोज FO, तो ये फोकल प्लेन यहाँ पे ऐसा कहीं पे होगा और इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन में। फोकस में नहीं बनी, कहाँ बनी, फोकल प्लेन में। ये इमेज देख के आपको क्या लग रहा है, ये कैसा इमेज होगा, ये रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा ये, रियल है ना। तो मैं इसको, अगर ये जो है इसको मैं बोलता हूँ AB, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, E डैश बनेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है, VO। क्या होगा ये, VO। ठीक है, और UO तो इधर है, तो UO को अपन नहीं लेते हैं अभी, है ना। और VO विल बी इक्वल टू FO, VO विल बी इक्वल टू FO। कोई डाउट इसमें, ठीक। तो दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, होगा कि नहीं, ये अल्फा है तो
ये भी अल्फा ड्राइंग में ठीक से नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये तो बन रहा था, आपने ज्योमेट्री में देखो, है ना। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात की, हमें आईपीएस में नहीं गए, है ना। ऑब्जेक्टिव में ये VO इज इक्वल टू FO हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है या सॉरी इमेज है, वो मेरे आईपीस के लिए क्या बन जाएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इसको मुझे क्या करना है? बड़ा करना है। अरे भाई, इस इमेज को मुझे क्या करना है? बड़ा करना है। और इसको लगभग d डिस्टेंस में देखना है। कहाँ देखना है? d डिस्टेंस में। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक लेंस लूँगा जिसकी फोकल लेंथ कैसी होगी भाई? कम होगी। तो अगर फोकल लेंथ कम होगी तो इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा ना। तो दिस इज FO और ये हो जाएगा FE, ठीक है। होगा कि नहीं? और ये डिस्टेंस यहां से UE होगा क्या? है ना। तो अब इससे ये जो ये E पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे कैसे इमेज बनेगा? एक रे ऑफ लाइट में लेके गया पैरेलल, और ये कहाँ से पास हो जाएगा? FE, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट कुछ तो गड़बड़, ओह यहाँ से नहीं, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। अभी पैरेलल जरूर दिख रहा है लेकिन ये कन्वर्जिंग है। मैं थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ हो गया। कैसा है ये? बिल्कुल फोकस से जाएगा जी। नहीं, अब ऐसा है, अब देखो ये डाइवर्जिंग है रेज, डाइवर्जिंग है ना। तो ये इमेज किधर बनेगा? ये मैं बोलता हूँ A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। और इसको अभी हम लोग ले लेते हैं D। क्या ले लेते हैं? D। और यहाँ हम अपनी आंख रखेंगे और देखेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है, जो पहले वाले का इमेज था, पहले लेंस का इमेज था, वो अब कितना बड़ा दिखेगा? इतना बड़ा दिखेगा। तो अब बताओ, व्हाट इज द फाइनल इमेज सबटेंड, विच एंगल इट इज सबटेंडिंग? अरे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? इधर पे बीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अल्फा है, ये बीटा है ना। थोड़ा सा रे डायग्राम को, अच्छा ये आता है, हाँ? कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर के में सिर्फ रे डायग्राम बनाने आता है, कभी कभी प्रूव करने आता है, ठीक है। तो ये A डैश B डैश, ये A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। चलो अब थोड़ा डेरिवेशन में आते हैं। मैंने ड्राइंग कर दिया, सब ड्राइंग समझ में आ गया आपको, है ना। अच्छा, अब डेरिवेशन में आते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन? है ना, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। नाउ ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है, जो एल्फा बना रहे हैं हमारे आँख में, वो बहुत बड़ा एंगल है क्या? 30 डिग्री 40 डिग्री? इट्स अ स्मॉल एंगल। कैसा एंगल है ये? स्मॉल एंगल। एल्फा भी स्मॉल है और बीटा भी स्मॉल है। तो भैया हम ये बोल सकते हैं, बिकॉज एल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, व्हाट वी कैन से, एल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू tan बीटा।
बोल सकते हैं ना ऐसा? अब आओ पहले ट्रायंगल देखें, ए डैश बी डैश ओ। कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? ए डैश बी डैश ओ। एक मिनट रुको, तो यहाँ पे लिखूं मैं इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। व्हाट इज tan अल्फा? हाँ, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। हाँ वही ना, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश। ठीक है, व्हाट इज ओ बी डैश? ओ बी डैश इज एफ ओ। हाँ जी मैडम, किधर है ध्यान? व्हाट इज ओ बी डैश? वी ओ, और वी ओ कहाँ बन रहा है? फोकल प्लेन में, तो ये है एफ ओ। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। लिख सकते हैं? मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। है ना, आप साइन भी रख सकते हो आप। अगर इसमें देखें तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, है ना। मैं नहीं रखा हूँ अभी, ठीक है। अब बीटा निकालना है, तो व्हाट इज बीटा? इस ट्रायंगल का बीटा निकालें या इस ट्रायंगल का निकालें? दोनों तो एक ही बात है। समझ में आया क्या? अगर मैं ये ई बी डबल डैश ए डबल डैश में बीटा निकालूं या ई बी डैश ए डैश में बीटा निकालूं, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो मैं लिखूं इन ट्रायंगल ई बी डैश ए डैश, ई बी डैश ए डैश, tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, है ना। ई बी डैश कितना हुआ? यू ई। तो ये हो गया। अच्छा, यू ई कैसा है डायरेक्शन में? अगर माइनस यू इधर है ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई। मत भी लिखो तो चलेगा, मेरे को तो क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन चाहिए, मेरे को साइन से पता नहीं है। साइन माइनस है का मतलब है इन्वर्टेड बना, साइन माइनस है इसका मतलब क्या है ना। ठीक है, अब ले लिए, चलो ले लिए तो ले लिए। तो अब m निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू tan ए डैश, या मैं सीधे लिखता हूं पहले, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan बीटा क्या हुआ? ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई इंटू एफ ओ अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कट गया, तो m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई माइनस एक ये फॉर्मूला आपको आ गया। ठीक है, अब इसमें हम केसेस रखेंगे। क्या केस रखेंगे? पहला केस, when the image is forming at least distance of distinct vision, when the image is forming at least distance of distinct vision, तो v क्या हो गया? v इज इक्वल टू, है ना, और u क्या हो गया? माइनस v, है ना, और f क्या हो गया? ठीक है, अब मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब वो हम अपना फॉर्मूला निकालें, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू डालें, 1/f को क्या लिख दिए? 1/v को क्या लिख दिए? माइनस, है ना, 1/u को लिख दिए। ठीक है, तो प्लस 1/u की वैल्यू आ जाएगी हमको, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/,
एफ ई प्लस 1/d। अरे कहे का फॉर्मूला, रुक ना रे भाई, ये तो हमने 1/u ही निकाला है, मुझे क्या चाहिए, है ना। तो मैं ये जो 1/u ही है ना, उसकी वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूं। तो m इज इक्वल टू माइनस, बाहर निकाल लिया, FO, और 1/u की वैल्यू क्या है, 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, इसमें से क्या किया, मेरे को FE भी बाहर निकालना है। तो अंदर क्या बच गया, ये 1 प्लस FE/d, और ये है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। m इज इक्वल टू माइनस FO/FE इंटू 1 प्लस FE/d। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। व्हाट इज दिस, प्लीज उसके नीचे लिखिए, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन when the image is formed at the least distance of distinct vision. This is the case of maximum magnification when the image is formed at the least distance of distinct vision. The minus sign shows that the image is what, inverted. ठीक है, इसको देख के आप अगर ये बताओ, इसको देख के मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करता है ना। माइनस साइन को हटा दो, अगर सोच दो, हटा दो, तो मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो क्या करना है ना, FO इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FO। तो क्या करें, इसका फोकल लेंथ बढ़ा दो, या फिर आईपीएस का फोकल लेंथ कम कर दो, या दोनों को एक रेशियो में, इसको बढ़ाओ इसको कम करो, तो क्या बोलेगा, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या है, यही है। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसका केस ले, मिनिमम मैग्निफिकेशन, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मिनिमम मैग्निफिकेशन है तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो V क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना। और UE क्या होगा, माइनस UE, है ना। और F तो FE ही होगा। ठीक है, तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/fe 1/v क्या हो जाएगा, 0, 1/infinity हो जाएगा ना, 1/infinity प्लस 1/UE। तो ये 0 हो गया, तो इससे मेरे को मिल गया 1/UE इज इक्वल टू 1/fe, है ना। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम मैग्निफिकेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नाउ पुटिंग दिस इनटू m इज इक्वल टू माइनस FO/UE, तो ये m इज इक्वल टू माइनस FO/FE, and this is the magnification, minimum magnification. तो यहाँ पे भी वही सेम रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव का अगर आप फोकल लेंथ बहुत बढ़ा दो और आईपीस का कम कर दो तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर। ये था पहले टाइप का। किस टाइप का टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फॉर्मूलास इसी में लगेंगे, आगे जो हम रिफ्लेक्टिंग वाले पढ़ेंगे वो सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, तो पहले तो चीज़ बताएं भाई, ये जब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ही, तो मुझे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, कोई परेशानी है क्या उससे। हाँ जी, बिल्कुल आप सही नहीं बोला। पहला जो रीज़न है भाई, देखो आपने अभी बोला कि भाई ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव का जो है फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए। फोकल लेंथ बड़ा यानी लेंस बड़ा, तो इतना बड़ा लेंस बनाने के लिए खर्चा तो ज़्यादा होगा ना, कॉस्टली होगा ना वो, है ना। आप चश्मा बनाने जाते हो तो 2-3 हज़ार के तो आपके लेंस हो जाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा लेंस है, तो लाखों में खर्चा होगा।
तो पहला तो रीज़न ये है कि भाई लेंस बनाना बहुत खर्चीला काम है, ये करेक्ट है। और कुछ? अरे भाई जब मेरे को चांद तारे देखने हैं तो टेलीस्कोप तो यूज़ करूँगा ही ना। हाँ, कुछ और देखना है तो आप बायनोकुलर लो या छोटे टेलीस्कोप लो, लेकिन हम ज़्यादा चीज़ किस पे इंटरेस्टेड हैं जब स्पेस साइंस की बात करते हैं तो, है ना। तो अच्छा, मिलिट्री यूज़ में भी ना, मिलिट्री यूज़ भी होता है, तो उसमें इतने भारी भरकम लेंस को लेके आप कहीं जा सकते हो क्या? एक जगह लगा दो ठीक है, लेकिन उसको लेके हम कहीं ज़्यादा नहीं जा सकते। सो सेकंड रीज़न, इट इज़ वेरी बल्की। इतना बड़ा जो लेंस है, इतना भारी भरकम लेंस है ना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना और एजेस को बचा के रखना, उसके एजेस होंगे उसको बचा के रखना, मैकेनिकल सपोर्ट देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके जो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए भी आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो एक बनाने में खर्चा है और फिर उसको लगाने में भी खर्चा है कि नहीं। तीसरा, हमने जितना भी ये डेरिवेशन किया 1/f = 1/, ये हमने क्या माना था, एक एजम्पशन माना था, इट इज़ अ थिन लेंस, माना था ना, थिन लेंस। अब इतना बड़ा फोकल लेंथ बनाने के लिए हम थिन लेंस तो नहीं यूज कर सकते ना। तो अगर थिन लेंस नहीं है तो यानी उसके जो रेज हैं वो पैराक्सियल नहीं हो पाएंगे और एक डिस्टिंक्ट फोकस में सारे या फोकल प्लेन में एक साथ नहीं आएंगे। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर एक स्फेरिकल सब्जेक्ट वो है, उल्टा बना दिया, तो जो रेज पैराक्सियल है वो तो फोकस में मिल जाएंगे, लेकिन जो रेज पेरिफेरल मार्जिनल रेज है, जो है ना, जो मार्जिनल में है, वो क्या होगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो एक शार्प इमेज बनना चाहिए ना यहाँ पे, वो शार्प इमेज नहीं बनेगा, ये अलग अलग जगह पे वो कन्वर्ज होंगे तो ब्लर्ड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? ब्लर्ड। इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। ये डिफेक्ट है लेंस का। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल एबरेशन। तो इससे बचने के लिए क्या कर देते हैं, इसका जो है ना शेप, इसको पैराबोलिक कर देते हैं, है ना। तो पैराबोलिक करने से क्या होता है ना, उससे क्या हो जाता है कि ये एक ही जगह फोकस करते हैं। आपके जो डिश एंटीना भी है ना, वो पैराबोलिक है, घर में लगा ना, वो सब क्या है? पैराबोलिक है, ताकि शार्पली फोकस हो, है ना। तो स्फेरिकल एबरेशन से बचा जा सकता है, पैराबोलिक बना दिया उसको तो बचा जा सकता है ना। तो ये चलो ठीक है, ये डिफेक्ट तो है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। उसका शेप को मैं चेंज कर देता हूँ, लेंस के जो शेप है उसको एकदम स्फेरिकल ना बना के पैराबोलिक बना देता हूँ, तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन जो दूसरा इसके बाद वाला जो डिफेक्ट है वो लेंस में होगा ही होगा, उससे बचा नहीं जा सकता, और उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं उसको? है ना। अभी थोड़े पिछले क्लास में जब हमने प्रिज्म डिस्कस किया था तो हमने बोला था थिक लेंसेज कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ मैनी प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म से। और प्रिज्म व्हाइट लाइट के साथ क्या क्या करता है? डिस्पर्शन। क्या करता है? डिस्पर्शन। तो अगर ये बड़ा फोकल लेंथ का लेंस है तो वो थिक लेंस होगा। क्या होगा? वो थिक लेंस होगा और उसमें डिस्पर्शन होगा, क्रोमैटिक एबरेशन आएगा ही आएगा, इससे बचा नहीं जा सकता। तो इतने सारे जब डिफेक्ट्स आ गए, है ना, स्फेरिकल एबरेशन भी होगा, क्रोमैटिक एबरेशन भी होगा, कॉस्टली भी है बनाना, हाँ बल्कि भी है, तो बोला कि भाई कोई दूसरा तरीका खोजा जाए कि उससे हम सेम चीज़ को देखना है, चाहे वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो। मैं लेंस की जगह मिरर यूज़ कर लेता हूँ। क्या यूज़ कर लेते हैं? मिरर। तब
वैसे तो बनाया बहुत पहले था, बहुत पहले ही मेरा ये जो है ना रिफ्लेक्टिंग टाइप हाँ बन चुका था, तो बाद में उसमें और इम्प्रूवमेंट किए और अभी मैक्सिमम हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, यानी वी यूज़ मिरर्स। फ़ायदे क्या है? सबसे पहला तो एक मिरर यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ही सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। दूसरा तो सिल्वरिंग हो गई उसकी दूसरे सरफेस की। और लेंस और मिरर के केस में अगर आप वेट की बात करें तो लेंस भारी है, मिरर हल्का है, तो उसको कहीं पे भी लगाना भी है ना, मेंटेनेंस करना भी इजी है। अगर इसमें स्फेरिकल एबरेशन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसको पैराबोलाइडल शेप में डाल दिए तो वो डिफेक्ट भी हट गया। और इसमें क्रोमेटिक एबरेशन होता ही नहीं है क्योंकि रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, इसमें तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण में नाउ वी प्रेफर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मोर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना। वैसे आपके बुक में दिया है कि जो कुछ यूएसए में, ठीक, तो चलो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, मैं दो टाइप के टेलीस्कोप की बात करूंगा। एक है न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप और दूसरे को बोलते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन कैसा है मैं बता देता हूं आपको। पहले न्यूटोनियन टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक में तो उसकी ड्राइंग दी ही नहीं है, ठीक है। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है, मिरर यूज़ करना है। मैंने शेप बताया था, क्या बताया था, पैराबोलाइडल, है ना। सो द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप was set up by Newton in 1668. It consists of large concave mirror of large focal length as objective, and it was उस टाइम पे it was made up of an alloy of copper and tin, ठीक है। तो इसका शेप क्या है, पैराबोलाइडल। एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है विथ लार्ज फोकल लेंथ, विथ लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है, बहुत दूर से रेज आ रही हैं तो कैसी आएगी, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बहुत देर तारे से अगर लाइट आ रही है तो कैसे आएगी, पैरेलल, ठीक है। कैसी रेज आएंगी, अब बोला कि आप प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कैसे होगा, तो हम भैया इसको एडजस्ट करेंगे ताकि कैसा आए, ये रेज पैरेलल आए। पैरेलल आने, रिफ्लेक्शन होने के बाद में, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये रेज कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, फोकस में जाने की कोशिश करेंगी, यस और नो। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फोकस तक जाने नहीं देंगे। क्या करेंगे, इसके बीच में, है ना, एक मिरर ऐसे डाल देंगे। तो क्या दिखा फिर हमको, कुछ नहीं दिखा। ऐसा नहीं डालेंगे, इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल में, कैसे रहेगा, किस साइड रहेगा, ऐसा रहेगा कि ऐसा रहेगा, थोड़ा दूर में, ऐसा एक प्लेन मिरर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे फोकस से पहले, इसके जो ऑब्जेक्टिव फोकस है उसके पहले, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे आके इसमें टकराएगी, है ना। अब प्लेन मिरर क्या करता है, जितने डिस्टेंस में इमेज बन रहा है उतने डिस्टेंस में आपके आगे ऑब्जेक्ट, सॉरी, जितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस में इमेज बनाता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या है, ये है कि नहीं।
तो वो क्या करेगा, उतने ही डिस्टेंस में यहाँ पे कहाँ पे बनाएगा, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद में, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ऐसे और ऐसे होके यहाँ पे आप आई पीस लगा दो और देखो, समझ में आया। इसको ऐसा कर देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको। तो ये रे ऑफ लाइट पहले पैराबोलॉइडल सरफेस में इंसिडेंट हुई, ठीक, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस में जाने की कोशिश की। फोकस से पहले मैंने एक प्लेन मिरर लगा दिया, टिल्टेड एट 45 डिग्रीज विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट लाइट आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और आपके आई पीस में आ गई। दिस इज सिंपल न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। इसमें फॉर्मूला सब वही है, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, या अगर आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में कर रहे हो तो m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। So a beam of light from distant star is incident on the objective before the rays are focused at f. A plane mirror inclined at 45 degree intercepts them and turns them towards an eyepiece adjusted perpendicular to the axis of the instrument. The eyepiece forms a highly magnified virtual and erect image of the distant object. ये न्यूटोनियन टाइप का, ठीक है। अब कैसाग्रेन में क्या होगा, कैसाग्रेन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो आपके बुक में दिया है ड्राइंग, देखिए है, उसमें प्लेन मिरर यूज नहीं किया है, सेकंड वाला प्लेन मिरर नहीं है वो। चलो उसको बना के देखे, है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है। देखिए बाकी सब तो वही है, बाकी सब चीजें वही है। उसने क्या किया, ये जो पैराबोलॉइडल मिरर है उसके बीचों बीच ना कर दिया छेद, क्या कर दिया, छेद, और यहाँ पे लगा दिया आई पीस। क्या लगा दिया, आई पीस, है ना, यहाँ छेद कर दिए, यहाँ पे आई पीस। लेकिन ये फिर फोकस में जाने की कोशिश करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन इस फोकस से पहले मैंने क्या किया, एक मिरर लगा दिया कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, है ना। और इसका ये फोकल लेंथ, ये जो है फोकस है एफ ई, वो यहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से टकरा के और यहाँ से टकरा के और ये मिल गया आपको इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक आईपीस लगा दिया विच विल एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कैसे काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का, और आपको एनलार्ज्ड इमेज मिल जाएगा, हो जाएगा ना। मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी इसका मैग्निफिकेशन होगा, लेकिन ये सिंपल माइक्रोस्कोप आप ऑलरेडी जानते हो। तो क्या होगा, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पहले इंसिडेंट हुए पैराबोलॉइडल मिरर में, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया वो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ गया आपके आईपीस के पास, विच विल बी एक्टिंग एज अ सिंपल मिरर, और आपको एनलार्ज्ड इमेज मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है। तो द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट आई is viewed through eyepiece, as the first image at f is inverted with respect to the distant object. The second image I is erect with respect to the first image, and hence the final image is inverted with respect to the object. ठीक है, तो वही m is equal to fo upon fe 1 plus fe upon d। और ये कब है, जब ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
और व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक, जल्दी से एडवांटेज बता देते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के। ठीक है, तो अ कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज हाई गैदरिंग पावर, लाइट गैदरिंग पावर है, एंड एब्जॉर्ब्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट देन द लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। ठीक है, तो द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप is very bright, so even very distant or faint stars can be easily viewed. ठीक है, due to large aperture of the mirror use, the reflecting telescopes have high resolving power. resolving power अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसको बस समझ लो। ठीक है, as the objective is a mirror and not a lens, it is free from chromatic aberration, formation of colored images. The use of paraboloidal mirror reduces spherical aberration. The mirror requires grinding and polishing of one surface only, so its cost is much lesser than refracting type telescope. The lens of large aperture tends to be very heavy, therefore difficult to make and support by its edges. On the other hand, a mirror of equivalent optical quality weighs less and can be supported over its entire बैक सरफेस। चलो अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखते हो क्या? जेम्स बॉन्ड की पिक्चर कभी देखे होगे तो ना, वो लोग हाई फाई काम ही करते हैं, तो उसके एक पिक्चर में एक बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर था प्यूर्तो रिको में। कहाँ पे? प्यूर्तो रिको। ये अमेरिका का एक तरीके से बोलें कि एक स्टेट है जो कि अमेरिका में नहीं है, यूएसए का, प्यूर्तो रिको। वहाँ एरेसिबो करके एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी है जहाँ अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो रिफ्लेक्टिंग टाइप रेडियो टेलीस्कोप था, है ना। अभी एक दो हफ्ते पहले न्यूज़ में आया था, पहले पिछले साल न्यूज़ में आया था कि उसमें से कुछ गिर गया तो उसका जो नीचे का जो बहुत बड़ा जो सरफेस है ना, वो क्रेटर में बना हुआ है। किस में बना है वो? क्रेटर में। तो कुछ डैमेज हो गया उसमें। 2 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले उसका जो मेन जो ट्रांसमीटर जो जहाँ पर रिफ्लेक्ट फोकस जो था ना, फोकल, वो 3 खंभों से तार से बंधा हुआ था, वो गिर गया और पूरा का पूरा वो डैमेज हो गया। 1967 में बना था वो। ठीक है, लेकिन चाइना ने 2 साल पहले तक अपना एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टिंग रेडियो टेलीस्कोप बना लिया है। वो भी उन्होंने एक क्रेटर में बनाया है, वो भी पूरा मिरर से बना हुआ है नीचे। तो कभी इमेज दिखे आपको तो उसको देखिएगा, मुझे दिखे तो मैं आपको बताऊंगा। नेट में आप सर्च कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक यूएसए में था जो अब टूट गया, चाइना में है अभी बहुत बड़ा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया है अभी, है ना। दूसरा, ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ना, एक जगह है यूएसए में ही, आपके बुक में दिया है क्या? केक टेलीस्कोप, द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड आर अ पेयर ऑफ केक टेलीस्कोप इन हवाई, यूएसए, हवाई आइलैंड में, यूएसए में। ये किस टाइप के टेलीस्कोप है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और 2 है, पहले केक 1 बना था, अब केक 2 भी बन गया, 2 हैं। ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्टर, उसका डायमीटर कितना है? 10 मीटर, है ना। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना। तमिलनाडु में, इंडिया में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर कितना है? 2.34, है ना। ये नहीं, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है। इट इज अ 2.34 डायमीटर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी कैसाग्रेन टाइप का टेलीस्कोप है। इसको कौन यूज करते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, ये यूज करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो ये कैलिफोर्निया में माउंट पैलोमर टेलीस्कोप है ना। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 5 मीटर का है। कितना है इसका?
5 मीटर का, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। ठीक, तो चलें कुछ न्यूमेरिकल्स करें। 2 thin lenses of focal length, 2 thin lenses of focal length 10 centimeter and -5 centimeter are kept in contact. 2 thin lenses of focal length 10 centimeter and -5 centimeter are kept in contact. What is the part 1 focal length, part 2 power of the combination? What is the focal length and power of the combination? What is given is f1 is equal to 10 centimeter, f2 is equal to -5 centimeter. Now सबसे पहले p is equal to 1/f होता है ना, और 1/f1 प्लस 1/f2। तो पहले हम अगर मैं टोटल फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। इज दिस करेक्ट? तो ये क्या हो गया, -5 माइनस 10/50। गलत हो गया क्या? नहीं, 5 माइनस 10/50, तो कितना हो गया? तो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है क्या? f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। पावर के लिए ना हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कितना मीटर? 0.1 मीटर होगा कि नहीं? तो P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/0.1, यानी 10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर। व्हाट इज इट? -10 डायोप्टर। -10 डायोप्टर से हमको क्या समझ में आता है? किस टाइप का लेंस है? कॉनकेव लेंस। पावर में एक और क्वेश्चन। 2 lenses of power plus 15D and -5D, 2 lenses of power plus 15D and -5D are in contact with each other forming a combination lens. Are in contact with each other forming a combination lens. Part A, what is the focal length of the combination? What is the focal length of the combination? Part B, an object of size 3 centimeter, an object of size 3 centimeter is placed at 30 centimeter from this combination of lenses. An object of size 3 centimeter is placed at 30 centimeter from this combination of lenses. Calculate the position and size of the image formed. Calculate the position and size of the image formed. ये किसी का नहीं है, हम ये पावर का कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल पावर का है ना। गिवन इज P1 इज 10D, अच्छा 15D, एंड P2 इज -5D। P इज इक्वल टू P1 प्लस
P2. Total power is equal to, total power of the combination is P1 plus P2. Here 15 minus 5. So total power is 10 diopter. Is this agreed? And P is equal to 1 upon F, है ना? तो F is equal to 1 upon P. तो F is equal to 1 upon 10 या 0.1 मीटर. समझ में आया? ये सेंटीमीटर में नहीं है, 0.1 मीटर, यानी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, and it's positive. The total lens, this combination will act as a converging lens. Please understand that, है ना? ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? The lens will act as converging lens. Part B, it says that the object of size 3 centimeter. ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? 3 सेंटीमीटर. कितने दूरी पे प्लेस्ड है? 30 सेंटीमीटर. तो U इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. F अपने को मालूम है 10 सेंटीमीटर. अब पूछा ये है कि इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, है ना? क्या लिखना है? क्या पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, है ना? तो V पता नहीं और H2 पता नहीं, ये निकालना है ना? तो V निकालने के लिए क्या होगा? 1 upon F इज इक्वल टू 1 upon V माइनस 1 upon U implies 1 upon 10 इज इक्वल टू 1 upon V प्लस 1 upon 30, है ना? तो 1 upon V इज इक्वल टू 1 upon 10 माइनस 1 upon 30. 30 minus 10 upon 300, 20 upon 300, 1 upon 15. तो V is equal to 15 सेंटीमीटर. V is equal to 15 सेंटीमीटर. हुआ क्या? आप क्यों डाउट में हो? है? नाउ वी नो M इज इक्वल टू V अपॉन U इज इक्वल टू H2 अपॉन H1. है कि नहीं? सही लिखा हूं क्या? V कितना है? U कितना है? -30. H2 कितना नहीं मालूम. H1 कितना है? 3. क्या इससे H2 निकल आएगा? 3 1 -10. -1.5 नहीं, हाँ -1.5 निकला क्या? निकला कि नहीं निकला? -1.5 आया कि नहीं? तुम लोग कॉपी भर कर रहे हो, तुम लोग सॉल्व कुछ नहीं कर रहे हो. माइनस का मतलब क्या है? इन्वर्टेड, है ना? V पॉजिटिव का मतलब क्या है? इमेज कैसा है? रियल. देखो ना, इसमें M इस नेगेटिव का मतलब क्या है? M नेगेटिव आ रहा है ना? M नेगेटिव का मतलब क्या है? द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, है कि नहीं? द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. छोटा हो गया ना? ऑब्जेक्ट साइज 3 सेंटीमीटर था और ये इमेज साइज क्या है? 1.5 सेंटीमीटर. प्लीज बी क्लियर ऑन दिस. सबसे सिंपल क्वेश्चन आप मेरे साथ करते जाइए. अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर is used as a simple microscope.
A thin convex lens of focal length 5 centimeter is used as a simple microscope by a person with normal near point 25 centimeter. By a person with normal near point 25 centimeter, what is the magnifying power of the microscope? What is the with normal near point 25 centimeter? What is the magnifying power of the microscope? What is the magnifying power of microscope? So you have been given focal length of the convex lens. कितना है? Answer is 6. है ना? So what you have been given? F is given 5 centimeter. D is given 25 centimeter. You have to find M. M is equal to 1 plus D upon F is equal to 1 plus 25 upon 5, and that is 6. Ekta, what is the unit? तो हर बार ऐसी करती है. It's a dimensionless quantity. M is dimensionless quantity. जानबूझ के पूछता हूँ, फिर भी तू जानबूझ के गलत आंसर देती है. A figure divided into squares. A figure divided into squares, each of size. A figure divided into squares, each of size 1 millimeter square, is being viewed. 1 millimeter square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass. A figure divided into squares, each of size 1 millimeter square, is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass. A converging lens of focal length 10 centimeter. A converging lens of focal length 10 centimeters को ब्रैकेट में लिख लीजिए. मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा है? इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू द आई. हेल्ड क्लोज टू द आई. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन, फर्स्ट वन. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन produced by the lens? What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? How much is the area of each square in the virtual image? Each square. How much is the area of each square in the virtual image? Second, what is the angular magnification of the lens? जब हम सिंपल मैग्निफिकेशन बोलते हैं तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ना, और जब एंगुलर बोलते हैं तो एंगुलर होता है. What is the angular magnification of the lens? And third, is the magnification in first equal to the magnifying power in the second? Is the magnification in first equal to the magnifying power in the second? यानी is the linear magnification equal to the angular magnification? क्या क्या दिया हुआ है बताएं. क्या दिया? डी कभी भी 25 सेंटीमीटर ही लेते हैं. क्या बात कर रहे हो आप? U 9 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो. F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. U इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर. प्लीज अंडरस्टैंड कॉन्वेक्स लेंस U इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर. तो मैं V निकाल सकता हूँ क्या? 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/F.
u 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस हो गया 1/9 निकल जाएगा, निकालो ना भाई। 1/v इज इक्वल टू 10 माइनस 1/9 यानी माइनस 90 यानी 1/90। तो v इज इक्वल टू माइनस 90 सेंटीमीटर। आया क्या सबका ऐसे ही आया ना? v इज इक्वल टू माइनस 90। अब लीनियर मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू v अपॉन u, यही होता है ना। तो v कितना है माइनस 90, u क्या है माइनस किधर है 9, तो 10 m इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव आया तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि भाई एक जो स्क्वायर है उसका वो एरिया क्या है ना। तो इनिशियल जो ऑब्जेक्ट एरिया क्या है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैसे बना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी 10 गुना बढ़ गया और ब्रेड्थ भी 10 गुना बढ़ गया, है ना। तो इमेज एरिया क्या होगा, है ना। लेंथ कितना 10 गुना बढ़ गया तो 10 इंटू 1 और ब्रेड्थ भी, तो ये कितना हो गया इसका एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। हाँ, d अपॉन यू ई या क्या होगा d अपॉन, हाँ बीटा अपन अल्फा नहीं करेंगे, अपन सीधे करेंगे d अपॉन यू। तो d कितना है 25, u कितना है -9, तो कितना आ गया। वैसे -9 नहीं लेते हैं इसको, सीधे सीधे सिर्फ 9 ले लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 9। तो कितना हो गया भाई, इसको कैपिटल M लिख लो 2.8। अब भैया आंसर देखो, क्या दिस इज इक्वल टू दिस है क्या, ये 10 है वो 2.8 है। So linear magnification is not equal to angular magnification. So the magnification of the image by the lens and the angular magnification of an optical instrument are two separate things. The latter is ratio of angular size of the object which is equal to the angular size of the image even if the image is magnified. ठीक है, तो ये आंसर लिख देना, इट्स नॉट इक्वल। चलिए आगे बढ़े, एक सिंपल क्वेश्चन फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.25 centimeter and 5 centimeter. You are given 2 converging lenses of focal length 1.25 centimeter and 5 centimeter to design a compound microscope. To design a compound microscope. If it is desired to have a magnification of 30, if it is desired to have a magnification of 30, find out separation between the objective and the eyepiece. It is desired to have a magnification of 30, find out separation between the objective and the eyepiece. Now this is a microscope.
क्या आपको डिज़ाइन करना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कौन से वाले को आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे और कौन से वाले को आईपीस? हाँ, तो देखो है ना, ये क्वेश्चन सोचने वाला है, पहले सोच लिया करो। आपने सही सोचा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होगा, है ना। तो हम सीधे सीधे लिखना चालू करें, FO इज 1.25 सेंटीमीटर, है कि नहीं? जितेश इधर ध्यान दें। तो FO अगर 1.25 है तो FE कितना हो जाएगा? ठीक है। हमको क्या चाहिए? डिजायर्ड मैग्निफिकेशन कितना चाहिए? M इज इक्वल टू कैपिटल M लिख 30 चाहिए, है ना। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो V इज इक्वल टू D, V इक्वल टू D। तो भैया फॉर्मूला क्या है M का? 1 प्लस छोड़ना V नॉट अपॉन U नॉट 1 प्लस D अपॉन V नॉट 25, U नॉट कुछ दिया है क्या? हाँ, अपने को L वाले से निकलेगा, तो ये वाले से निकलेगा। अरे माइनस इज जस्ट फॉर साइज, ठीक है, आप लगा लो माइनस, ठीक है। तो L कितना है नहीं मालूम, FO कितना है? 1 प्लस 25 अपॉन 5, तो यानी L अपॉन 1.25 इधर, और ये 6, और M कितना है? 30। तो L इज इक्वल टू 30 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 6, 1 जार 5 जार, कितना हो गया भैया? 5 1 5, 6.25। आंसर इज 6.25 है क्या? है ना। अब माइनस 6.25 का क्या मतलब होगा? L नेगेटिव में नहीं आएगा भाई, इसीलिए मैं माइनस नहीं ले रहा था। लेंथ तो नेगेटिव क्या दिखाता है? इट्स जस्ट कि वो इमेज इन्वर्टेड बना है बस। तो L इज 6.25 सेंटीमीटर।